हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि विपिन चंद्रा की बुक से लिया गया है। और इस सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 2 चैप्टर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। एक तो हम 18वीं सदी का भारत से संबंधित जितने भी सेलेक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। इसके बाद हम भारत में जो यूरोपियों का प्रवेश हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों की विजय जो हुई, उससे संबंधित जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री जो कि विपिन चंद्रा की बुक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन, और ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा, और आपका अगर तैयार नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके तैयार भी हो जाएंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों की गद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम क्या है? जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उनके 3 बेटों के बीच में गद्दी के लिए क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। तो उनका क्रम क्या है गद्दियों पे बैठने का, वो आप इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए। तो औरंगजेब के बाद सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठे, उसके बाद जहांदार शाह आए, फिर फ़र्रुखशियार आए, ये ट्री आपको याद होना चाहिए। उसके बाद शाह आलम द्वितीय आए। यानी सही जवाब है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फ़र्रुखशियार और शाह आलम द्वितीय। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें कि 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा था। उसने 1707 से 1712 की अवधि तक शासन किया। इसके बाद बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके बेटे जहांदार शाह ने तत्कालीन शक्तिशाली जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। और बहुत ही ये बहुत कम समय तक शासनकाल रहा था। ये बहुत ही नितांत अयोग्य शासक था, इसे लोग लंपट मूर्ख कहते थे। जहांदार शाह को परास्त करके सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां की सहायता से उसका भतीजा फ़र्रुखशियार गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1713 में बैठा। सैयद बंधु जो थे, इनको राजा बनाने वाले के नाम से भी जाना जाता था दोनों भाइयों को। तो सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखशियार की सत्ता पाने में सहायता भी की थी और बाद में उन्होंने उसकी हत्या भी करा दी थी। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बैठाया, जिसका बीमारी से वो लोग मर गए। इसके बाद 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया गया। भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता था। इसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा। तो ये कालानुक्रम था औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों का। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 38-39 में 1738-39 में हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था? सही जवाब होगा मोहम्मद शाह। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1738-39 में, मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन और मदिरा और सुंदरी के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था, जिस कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था, इस पर बैठने वाला ये अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक जहांदार शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है आपके पास मुगल शासक जहांदार शाह के बारे में। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, बिल्कुल सही बात है। उसके समय में जजिया कर भी समाप्त किया गया था और इसी के शासनकाल में आमेर के शासक जय सिंह को मिर्ज़ा रज़ा सवाई की पदवी दी गई थी। ये तीनों ही मुगल शासक जहांदार शाह के संबंध में सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। जहांदार शाह ने तत्कालीन सबसे शक्तिशाली शासक जुल्फिकार की सहायता से गद्दी प्राप्त किया था। जहांदार शाह के समय में जुल्फिकार खां वजीर बना और साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए। इस क्रम में घृणित जजिया कर जो था उसको भी समाप्त किया गया। आमेर के जय सिंह को मिर्ज़ा रज़ा सवाई की पदवी दी गई और उन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में इजारेदार किससे संबंधित था? इजारेदार लगान वसूलने वाला जो ठेकेदार होता था उसको इजारेदार, और इस लगान को इजारेदारी कहा जाता था। ठीक है, पहला सही है। इजारेदार उन्हें कहते थे जिससे कि शासक द्वारा लगान वसूल जो है वो करार किया जाता था, लगान वसूलने का।
इस व्यवस्था को इजारेदारी कहते थे। इसमें निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले शासक इजारेदारों यानी लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ में ये करार करते थे कि वे शासक को एक निश्चित मुद्रा राशि लगान के रूप में दें, मगर वो किसान से जितना भी लगान वसूल कर सके उतना करने के लिए उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाता था। इससे किसानों का बहुत ही उत्पीड़न बढ़ा। हालांकि मुगलों द्वारा इस व्यवस्था को नापसंद किया गया, फिर भी जहांदहर शाह के काल में इसे बढ़ावा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नादिर शाह के आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सही है? नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। मुगल फौजों से उसका मुकाबला फरवरी 1739 में करनाल में हुआ। भारत में लूट से प्राप्त धन के कारण उन्हें अपने राज्य ईरान में 3 सालों तक कोई भी कर नहीं लगाया। उसने शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस को नष्ट कर दिया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। तो यहाँ सही नहीं की बात हो रही है। सही ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ में कोहिनूर हीरा और शाहजहां का जो तख्ते ताउस था वो भी साथ में ले गया था। ठीक है, तो ये सही नहीं है। बाकी सारे आपके सही हैं। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। मुगल फौजों से उसका मुकाबला 1739 में करनाल में हुआ था। भारत में लूटपाट से धन के कारण उसने अपने राज्य ईरान में 3 सालों तक कोई भी कर नहीं लगाया था। तो यहाँ से अच्छे से आप समझ लीजिए, स्टोरी के ज़रिए अच्छे से तैयार हो जाती है कोई भी चीज़ें। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। निरंतर अभियानों ने फारस को वस्तुतः दिवालिया बना दिया था, और फिर उसे फौज के रख रखाव के लिए धन की आवश्यकता थी। मुगल फौज से 13 फरवरी 1739 को करनाल में उसका मुकाबला हुआ था, जिसमें कि मुगल सेना बुरी तरह से परास्त हुई। इसके बाद नादिर शाह ने राजधानी दिल्ली में भयंकर कत्लेआम और लूटपाट किया और लगभग उसने कुल मिलाकर के 17 करोड़ रुपए का माल लूटा था। उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई भी कर नहीं लगाया था, इतना सारा धन यहाँ से लूट लिया था। वो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को भी अपने साथ ले गया और शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन भी साथ ले गया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाकों को उसे दे देने के लिए मजबूर भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे अपने वजीर से जान का खतरा था, जिस कारण अपने शासन के आरंभिक वर्षों में ये राजधानी से दूर ही रहा। बिल्कुल सही है। इसे बक्सर की लड़ाई में हार जाने के बाद कई वर्षों तक कंपनी का पेंशन याफ्ता बन करके इलाहाबाद रहना पड़ा। ये दोनों ही कथन सही है। शाह आलम द्वितीय को अपने वजीर से जान का खतरा था, अतः ये अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहा। उसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के सुजाउद्दौला के साथ में मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में बक्सर की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इसमें अंग्रेजों से हार जाने के बाद वो कई सालों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बन करके रह गया था। वो 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़ करके दिल्ली लौटा, लेकिन अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर के 1857 तक, जब मुगल वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया, मुगल बादशाह अंग्रेजों के लिए केवल राजनीतिक मोहरा बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निज़ाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। बिल्कुल सही है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। ये गलत है, पहला सही है, केवल पहला सही है। बादशाह मोहम्मद शाह के ढुलमुलपन और शक्की मिजाज और दरबार में निरंतर झगड़ों से उब करके मुगल वजीर निज़ाम उल मुल्क ने अपना पद त्याग करके अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने का फैसला किया था। वो 1722 में वजीर बना था और अक्टूबर 1724 में अपना पद त्याग करके दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डालने दक्षिण में चला गया था। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या था? दूसरा कथन था कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया था। तो ये कथन गलत है।
अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। उसने मुगल साम्राज्य में खास करके दिल्ली मथुरा कई बार लूटपाट की। उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर लिया था। उसने 1761 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था। ठीक है, और इस हार से मराठों की इस महत्वाकांक्षा को बड़ा ही धक्का लगा और वो मुगल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे और देश पर आधिपत्य कायम करेंगे। इस बात से उन्हें उनकी इस महत्वाकांक्षा को बड़ा ही धक्का लगा कि वे मुगल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे और देश पर आधिपत्य कायम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह, क्रम देखा आपने, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट, निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ के संदर्भ में, निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सारे कथन को पहले इसके लिए आपको पढ़ना होगा। इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई। वो 1722 में वजीर बना था। तो निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ के संदर्भ में केंद्रीय मुगल सत्ता में से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी भी नहीं किया था, बल्कि अपने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में वो काम किया था। तो ये वाला सही नहीं है, लेकिन यहाँ सही नहीं पूछा है तो सही जवाब होगा ये। बाकी सारे सही थे। इसने हैदराबाद की स्थापना की थी निज़ाम उल मुल्क ने, और दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी। 1722 में वजीर बना था। ठीक है, अगला, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम इनमें से कौन सा है? सही कालक्रम बताइए। बंगाल के नवाबों का, मुर्शीद अली कुली खां थे, उसके बाद सुजाउद्दीन, फिर अलीवर्दी, फिर सिराउदौला, है ना। मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, अलवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मुर्शीद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, मगर वो उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था। इसके बाद 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसके दामाद सिजाउद्दीन ने बंगाल में 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटा करके अलवर्दी खां नवाब बन गया था। सिराजुद्दौला अलवर्दी खां का सिराजुद्दौला जो थे वो सिराजुद्दौला अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकावी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तकावी ऋण क्या था? ये खेती का विस्तार और बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाने वाला एक ऋण होता था, तकावी ऋण। पहला स्टेटमेंट है कि ये खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा व्यापारियों को दिया जाता था। ये सेना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य की ओर से मनसबदारों को दिया जाता था। ये युद्ध की स्थिति में राज्य द्वारा साहूकारों से लिया गया ऋण था। तो इसमें से केवल पहला ही सही है कि ये खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। तकावी ऋण मुख्य रूप से खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाने वाला ऋण था। इससे गरीब खेतीहरों को अकाल, सूखे व बाढ़ जैसी विपरीत परिस्थितियों से उबरने में सहायता मिलती थी। साथ ही ये उन्हें समय पर भू राजस्व देने के लिए समर्थ बनाने का राज्य का एक प्रयास भी था। मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां था, जिसे कि बुरहान उल मुल्क कहा जाता था।
मुगल साम्राज्य के पतन के समय में अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क था। इसके बाद उसकी जगह उसके भतीजे सफदर जंग ने ले ली। सफदर जंग के बाद में शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली के संदर्भ में, वो अशिक्षित था, वो एक कुशल प्रशासक था, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। तो इनमें से कौन कौन सा सही है? वो अशिक्षित था, हैदर अली अशिक्षित था, एक कुशल प्रशासक था, फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन मैसूर का उदय हुआ था। हैदर अली पढ़ा लिखा न होने के बावजूद बहुत ही कुशल प्रशासक था। उसने अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली और राजस्व व्यवस्था हैदर अली ने ही लागू किया था। 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। उसने 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में वो मारा गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रति एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तौल के नए पैमानों को अपनाना। दूसरा है, उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। तो बताइए ये किस शासक संबंधित है? सभी लोगों को मालूम चली गया होगा कि ये जो है टीपू सुल्तान से संबंधित है। हाँ, वो समय के साथ में चलने वाला बहादुर और निर्भीक शासक था। टीपू के विषय में कुछ ही अन्य बातें हैं। उसे फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी। उसने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। 1796 के बाद एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की थी। उसके समय मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में अधिक संपन्न और खुशहाल थे। अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ मारे गए। अगला, मैच द कॉलम क्षेत्र हैं और उस क्षेत्र से संबंधित शासक हैं। श्रावणकोर राज्य में कौन से शासक थे? राजा मार्तंड वर्मा था। आमेर में जय सिंह थे। जाट राज्य में सूरजबल थे और रुहेलखंड में अली मोहम्मद खां थे। यानी बिल्कुल सामने ही सामने हैं। 1729 के बाद 18वीं सदी में एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में श्रावणकोर राज्य खड़ा हुआ था। राजा मार्तंड ने डच लोगों को हरा करके केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी थी। सदी के उत्तरार्ध में श्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा था, जो कि स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। आमेर का सवाई जय सिंह 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक था। 1781 से 1743 तक इनका कार्यकाल था। वो विख्यात राजनेता, महान खगोलशास्त्री और समाज सुधारक थे। उसने जाटों के लिए एक इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में पर्यवेक्षणशालाएं बनाई। उसने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व तथा त्रिकोणमिति की बहुत सी कृतियों और लघु गणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया था। खेतिहरों की एक जाति जाट है। जाट दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द के इलाके में रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाटों के द्वारा किया गया विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः एक कृषक विद्रोह था, मगर जल्द ही वो लूटमार तक सीमित हो गया। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंची। सूरजमल ने 1756 से 1763 तक शासन किया।
नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड नामक राज्य स्थापित किया। ये राज्य हिमालय की तराई में दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले बरेली में आंवला थी और बाद में रामपुर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की। सिखों की लड़ाकू समुदाय, ये तो आपका सही है, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। सिखों की लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने शुरू किया था, ये भी सही है। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने, बिल्कुल सही है ये भी, यानी सही जवाब है पहला और दूसरा और तीसरा, तीनों ही सही है। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में किया था। ये पंजाब के जाट किसानों और अन्य छोटी जातियों में फैल गया था। वहीं लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने के काम गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 तक थे, हरगोविंद सिंह, इन्होंने आरंभ किया। मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बनी। औरंगजेब की फौजों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाई लड़ी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में, इन्होंने सतलुज नदी के पश्चिम के लिए सभी सिख स्थानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य कायम किया, बिल्कुल सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के पश्चिम के सभी जो सिख प्रधान थे अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम किया। इन्होंने जीते हुए क्षेत्रों में मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था आरंभ की, ये गलत है। इनकी फौज में केवल सिख लोग ही शामिल थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल पहला सही है। 18वीं सदी के अंत में सुकेर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। वे एक ताकतवर, साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम किया, तो पहला सही था। दूसरा कथन क्या था कि इनके जीते हुए जो क्षेत्र थे वो मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था आरंभ किया था। तो इन्होंने अपने जीते हुए जो प्रदेश थे उसमें मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया गया। तीसरा भी कथन गलत था। रणजीत सिंह की फौज केवल सिखों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इनके में गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा और पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी सेना में इन्होंने भर्ती किया हुआ था। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढर्रे अथवा पद्धति पर शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज्य में तब्दील कर दिया था, बिल्कुल गलत है। 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलुज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विद्रोह प्रकट किया था। तो ये सत्य की बात कर रहे हैं, तो ये भी सत्य नहीं है, ना पहला सही है ना ही दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह धर्म के मामले में सहनशील और उदारवादी थे। वे न केवल सिख बल्कि मुसलमान संतों को भी आदर, सम्मान और संरक्षण देते थे। धर्मपरायण सिख होते हुए भी ये कहा जाता है कि वे अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैर की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ते थे। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज नदी पार करने में मना कर दिया था पार करने से, और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस तरह उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, मगर वो विदेशी खतरे को हटा नहीं सके और उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन,
शिवाजी के पोते साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच हुए गृह युद्ध ने मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए। पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए। शिवाजी के पोते साहू को जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा कर दिया गया, तब जल्द ही उसके और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया था। इस झगड़े के फलस्वरूप मराठा शासन में एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का नया काल प्रारंभ हुआ, जिसमें कि मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में बदल गया था। बालाजी विश्वनाथ और उसके बेटे बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है। शेख सलीम चिश्ती का, मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सिकरी में। और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया। बिल्कुल सही है। बाजीराव प्रथम के समय दक्कन के प्रांत भी चौथ और सरदेशमुखी पर मराठों को देते थे। बिल्कुल सही है। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के पश्चिमी तट के इलाकों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। ये गलत है। पहला और दूसरा सही है। बालाजी विश्वनाथ की 1720 में मृत्यु हो गई थी। उनकी जगह पे उनका 20 वर्षीय बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। वो युवा होने के बावजूद एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति और महत्वाकांक्षी राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। बाजीराव ने पहले मुगल अधिकारियों को विशाल इलाके से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। दूसरा स्टेटमेंट, बाजीराव और दक्कन का निजाम उल मुल्क 2 बार लड़ाई के मैदान में मिले और दोनों ही बार निजाम को मुंह की खानी पड़ी और उसे दक्कन प्रांत का चौथ और सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा, बाजीराव ने पुर्तगालियों के खिलाफ भी अभियान आरंभ किया। अंत में सिलहट और बसई पर कब्जा कर लिया गया, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का अपने इलाकों पर कब्जा बना रहा। अगला, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटी? मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला। पंजाब लंबे समय तक अफगानों के अधीन रहा। मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा फौज के पैर पूरी तरह से उखड़ गए। अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिक जो थे वो सैनिकों के साथ में मारे गए। पानीपत का हार मराठों के लिए बहुत बड़ा आघात था और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। पानीपत में मराठों की हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया गया, क्योंकि इन क्षेत्रों पर मराठों का प्रभाव था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानों को भी अपनी जीत का कोई भी फायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय किया गया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ में समाप्त हुआ। नहीं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पदों को समाप्त कर दिया। ये सही है, तीसरा सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ में समाप्त हुआ। देवगांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 में हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 में। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा तृतीय मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा पेशवा का वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया था। प्रथम युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे बड़गांव में, जबकि अन्य दोनों युद्धों में मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा संबंधित है मराठा भू राजस्व से। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में महिलाओं की सामाजिक दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल विवाह का प्रचलन सामान्यतः पूरे देश में था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। पूरी सदी में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। ये सही है। सती प्रथा सामान्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। ये गलत है, केवल दूसरा सही है। पूरे भारत में पूरी 18वीं सदी को देखने का पता चलता है। पूरे भारत में पूरी 18वीं सदी को देखने का पता चलता है कि बाल विवाह प्रथा पूरे देश में प्रचलित थी। लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, यद्यपि उच्च जातियों की कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी थी, जिसे एक अपवाद भी कहा जा सकता है। जाति प्रथा के अतिरिक्त 18वीं सदी के भारत की दो बड़ी सामाजिक कुरीतियां थीं, सती प्रथा और विधवाओं की खराब अवस्था। सती प्रथा अधिकतर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। दक्षिण भारत में इसका प्रचलन नहीं था। मराठों ने इसे बढ़ावा नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब सही नहीं है बताने के लिए आपको पूरे स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए पूरा स्टेटमेंट पहले समझ करते हैं। केरल के महान कवि कुंचन नंबियार इसी समय में हुए थे, 18वीं सदी के समय में। बिल्कुल सही है ये तो, लेकिन यहाँ सही नहीं पूछा गया है, तो ये गया। इस सदी में उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास हुआ था। हाँ हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है। तायुमानवर तमिल में चित्र काव्य के एक उत्कृष्ट प्रवर्तक थे। केरल के महान गीतकार दयाराम ने भी इसी सदी में अपनी रचनाएं लिखी थी। ये सही नहीं है 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन के संबंध में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस सदी में जो महान कवि थे दयाराम ने इसी सदी के उत्तरार्ध में अपनी रचना लिखी थी। ठीक है, 18वीं सदी में ही मलयालम साहित्य में पुनर्जीवन देखा गया था। ये विशेषकर श्रावणकोर शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ था। केरल का एक महान कवि कुंचन नंबियार इसी समय में हुआ था, जिसने कि आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी थी। 18वीं सदी के केरल में कथाकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ था। इस सदी के ऐतिहासिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास। तायुमानव तमिल में चित्र काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था। इस सदी के महान कवियों में से एक दयाराम ने इस सदी के उत्तरार्ध में अपनी रचनाएं लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने किया था। हीर रांझा की रचना, बिल्कुल। प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालों की रचना शाह अब्दुल लतीफ ने की थी। बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। 18वीं सदी के मशहूर पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने किया था। इसी सदी के दौरान शाह अब्दुल लतीफ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालो रचा था। सिंधी साहित्य के लिए ये सदी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी। सचल और सामी इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि थे। अगला क्वेश्चन है,
18वीं सदी के भारत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस सदी में भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था। इस सदी में भारत का निर्यात जो था उसके आयात से अधिक था। इस सदी में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोप से काफ़ी आगे था। नहीं, यूरोप से काफ़ी आगे नहीं था, लेकिन इस सदी में भारत का निर्यात जो था वो उसके आयात से अधिक था। ठीक है, पहला सही है केवल, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर पे, जिसमें कि हम भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय से संबंधित क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने जब किया था तो हाँ थे। 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। ये भी सही है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ में संघर्ष करना पड़ा था। ये गलत है। पहला और दूसरा सही है। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। तब उस समय वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इस समय फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा कर लिया था। पुर्तगालियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जो कि दक्षिण भारत पर इस समय मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए मुगलों की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ा था। तो तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताने के लिए पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे व्यापारिक देशों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ दिया था। असत्य पूछा है, तो ये तो सत्य है। इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फारस का अधिकार स्थापित हो गया था। तो फारस का तो नहीं हुआ था, ये वाला गलत है। भारत, श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया था। डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसालों के द्वीपों पर थी। तो यहाँ पे असत्य पूछा है, असत्य है ऑप्शन बी। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया था। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई थी। दूसरा गलत है, क्योंकि इंडोनेशिया पर डच व्यापारियों का एकाधिकार हो गया था, फ्रांसीसियों का नहीं। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं थी बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहाँ पे मसाले खूब पैदा होते थे। भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर के मुगल साम्राज्य के सभी लोगों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा था? कौन सफल रहा था? कैप्टन हॉकिंस? नहीं, टॉमस रो, सर टॉमस रो। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई थी। इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान मिलने के बाद पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई। इस समय व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के रूप से जाना जाता था। अंग्रेज इस छूट से संतुष्ट नहीं थे। 1615 में सर टॉमस रो मुगल दरबार पहुंचा। टॉमस रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाली शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया? अपनी पहली फैक्ट्री को सूरत में। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। दोनों ही गलत है, ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा। जब इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी किया तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया था। मुंबई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ था। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई का द्वीप प्राप्त किया। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली थी। 1611 में स्थापित की थी। कहाँ पे? ना कि कोचीन में। अगला, 1686 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके भारतीय राजस्व को प्राप्त करने और इस देश को इसी के साधनों से जीतने का प्रयास किया। इसी क्रम में जब 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच में शत्रुता हो गई थी। अंग्रेजों ने स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और उन्हें गंगा नदी के मुहाने पर एक द्वीप में शरण लेनी पड़ी। अगला क्वेश्चन, 16वीं से 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन सा सही है? अंग्रेजों ने 1651 में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी? नहीं, इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनवाया था। दूसरा सही है। पहला गलत है। कंपनी ने उड़ीसा में 1633 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। दूसरा, 1739 में मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने पट्टा ले लिया था। राजा ने उस जगह की किलेबंदी करने, उसका शासन प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि मद्रास बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू की, ये सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी, पूरी तरह से फ्रांस की सरकार पर निर्भर थी, स्वतंत्र नहीं थी, ये गलत है। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। वांडीवाश युद्ध के बाद हुई पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे और ना तो वे अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी कर सकते थे और ना ही वहां पे सैनिक रख सकते थे। सारे ही सही हैं अगर बी को छोड़ दिया जाए तो। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो कि अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं देकर के उनकी सहायता करती थी। इसके फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था, ना कि वो स्वतंत्र थे। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? ब्रिटिश सत्ता का आरंभ माना जाता है प्लासी के युद्ध से। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी युद्ध से माना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए थे? कौन से अधिकार प्राप्त हुए थे? कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई। भारतीय व्यापारियों एक कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए की कर की दर एक समान थी। कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया था। नहीं, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। केवल पहला और दूसरा ही सही है। 1717 में मुगल सम्राट का एक
मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिला। इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त थी और इन मालों की आवाजाही के पास या दस्तक जारी करने का अधिकार था। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी। हालांकि उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त न थी, उनको वही कर देने पड़ते थे जो कि भारतीय व्यापारियों को देने पड़ते थे। अगला क्वेश्चन, और ये फरमान कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की मूल वजह बन गया था। इससे एक तो बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी और दूसरे कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग निजी व्यापार के तौर पर निजी व्यापार के कर ना चुकाने के लिए करते थे। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में या फिर प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना, कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर लगाना, सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना। प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे ये तीनों। 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो उसने अंग्रेजों के सामने मांग रखी कि वो जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खां के ज़माने में व्यापार करते थे उन्हीं शर्तों पर अब व्यापार करें। अंग्रेजों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वे अपने माल पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उल्टे उन्होंने भारतीय माल पर भारी कर लगा दिए थे। महसूल यानी कर लगा दिए, जो कि कलकत्ता आते थे। कलकत्ता अब कंपनी के नियंत्रण में था। कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू की क्योंकि उसे चंद्रनगर में जमे फ्रांसीसियों के साथ में युद्ध की आशंका थी। सिराजुद्दौला ने इसे अपनी संप्रभुता पर चोट समझा और कंपनी को ये आज्ञा दिया कि वे अपनी किलेबंदी को गिरा दें। कंपनी ने इसको मानने से इनकार कर दिया और नवाब की इच्छा के खिलाफ बंगाल में अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर अड़ी रही। सिराजुद्दौला अंग्रेजों की चालों के दूरगामी प्रभाव को समझता था और उसने अंग्रेजों से अपने देश के कानूनों को मनवाने का निर्णय किया। इसके परिणाम स्वरूप सिराज ने कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और फिर कलकत्ता की ओर कूच करके 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। विभिन्न घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही कंपनी और सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में एक दूसरे से टकराई। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों मारा गया। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल और उड़ीसा का। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और उससे अपना इनाम मांगने लगे। फिर कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी मिली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर के बाद बनाया था, बिल्कुल सही है। मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी कर खत्म कर दिए, ये भी सही है। मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया, तीनों ही सही है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, मगर वो जल्द ही पछताने लगे थे। मीर जाफर को जल्द ही पता चल गया था कि कंपनी और उसके अधिकारियों की सभी मांगें पूरी कर पाना असंभव है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम भी अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को जल्द ही समझ गया और जल्द ही वो बंगाल में उनकी स्थिति और चालों के लिए खतरा बन गया। मीर कासिम एक योग्य और कुशल शासक था, इसलिए उसने सार्वजनिक अवस्था को संभालने, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटा करके अपनी आय बढ़ाने और यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक सेना खड़ी करने का प्रयास किया। मीर कासिम ने 1717 के फरमान का दुरुपयोग रोकने को कोशिश की, क्योंकि कंपनी के नौकर अपने भारतीय व्यापारी मित्रों को दस्तक यानी पास बेच देते थे। पास जो था वो बेच देते थे और इस तरह से वे करों से बच जाते थे। इन दुरुपयोगों के कारण ईमानदार भारतीय व्यापारी बेईमानी से भरी प्रतियोगिता में बर्बाद होने लगे थे। इसलिए नवाब ने एक कड़ा कदम उठाया और आंतरिक व्यापार में सभी कर खत्म कर दिए।
तो इस तरह से उसने अपनी प्रजा को वही छूटें दे दी जो कि अंग्रेजों ने बलपूर्वक प्राप्त किया था। अगला है 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय का। अंग्रेजों के साथ अनेक लड़ाइयों के बाद कंपनी ने 1763 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया था। तब वो अवध भाग गया, जहां पे उसने अवध के नवाब सिजाउद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह आलम द्वितीय के साथ में समझौता कर लिया। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने इन तीनों को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। अगला क्वेश्चन है इस टॉपिक से, बक्सर की लड़ाई के परिणाम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई के परिणाम के संबंध में, इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया था। सही है। क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाया गया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कोरा और इलाहाबाद जिले जीत कर दिए थे। तीनों ही सही है। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया था। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी उनकी दया का मोहताज हो गया। 1765 में क्लाइव को फिर से यानी पुनः बंगाल का गवर्नर बनाकर वापस लाया गया। उसने बंगाल में सत्ता और शासन के सारे अधिकार नवाब से छीन करके कंपनी को दे दिया। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का जो अधिकार उनको प्राप्त था वो प्राप्त कर लिया। इस तरह बंगाल के ऊपर कंपनी के नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई, क्योंकि मुगल बादशाह अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र एक प्रमुख था। बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दिए और कोरा और इलाहाबाद जिले भी जीत करके दिए। नेक्स्ट, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैध व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके व्यापारियों पर था। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। पहला सही है। नेक्स्ट, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी लागत पूंजी के संबंध में कौन सा सत्य है? कंपनी लागत के बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदने और इसे विदेश में बेचना, ये बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था थी। अगला, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए अशुभ घड़ी थी। इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों का मराठा, मैसूर और इलाहाबाद के निज़ाम के गठजोड़ के विरुद्ध सामना करना, अमेरिकी जनता का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना। ये दोनों ही कारण थे। पहला और दूसरा दोनों सही है। 1775 से 1782 तक का समय भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए बहुत ही अशुभ घड़ी थी। सभी मराठा सरदार, पेशवा और उसके प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर से एक हो गए थे। दक्षिण भारत के शासक भी अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से चिढ़े हुए थे और इस घड़ी का फायदा उठा करके हैदर अली और निज़ाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह जब अब अंग्रेजों को मराठों, मैसूर और हैदराबाद के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ा था। 1776 में अमेरिकी जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों की लगातार हार हो रही थी। फ्रांसीसी अपने प्रतिद्वंदियों की इन कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहते थे और उसका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ा था। नेक्स्ट, सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? सालबाई की संधि का संबंध है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ में स्थगित हुआ था। इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई थी, लेकिन अंग्रेज इससे 20 सालों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए थे। इस समय मराठा भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी मराठा, जो कि ब्रिटिश कंपनी को चुनौती दे सकती थी। इसके अलावा सालबाई की संधि के कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे, क्योंकि मराठों ने उनसे वादा किया था कि वे हैदर अली से अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में अंग्रेजों की सहायता करेंगे। तो इस तरह से अंग्रेज एक बार फिर से भारतीय शासकों में फूट डालने में सफल रहे थे। फूट डालो और शासन करो। अगला,
लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन से उपाय अपनाए थे? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पना, व्यपगत का सिद्धांत। ये चारों ही नहीं, व्यपगत का सिद्धांत नहीं अपनाया था, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला, सहायक संधि प्रथा अथवा प्रणाली के संबंध में कौन सी कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, ये सही है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था, ये भी सही है। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई, ये भी सही है। यानी असत्य क्या है? चौथा होगा। क्या है ये? मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च करने के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया था, ऐसा नहीं था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके इस प्रथा के कारण, ये भी सही है। बाकी मैसूर का टीपू सुल्तान सभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ था, बल्कि वो अंग्रेजों के साथ में अपने अवश्यंभावी युद्ध के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की थी? अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की थी? इंदौर के होलकर से किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को पता चला था कि युद्ध के जरिए प्रसार की नीति बहुत महंगी पड़ रही है, तो उनका मुनाफा कम हो रहा था और कंपनी के डायरेक्टर और ब्रिटिश राजनेताओं ने आगे प्रसार रोक देने, फिजूल खर्च बंद करने और भारत में ब्रिटेन की उपलब्धियों को सुरक्षित करने का फैसला किया था। इसलिए वेलेस्ली को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होलकर के साथ में शांति स्थापित करके उनके राज्य का एक बड़ा भाग वापस कर दिया था। अगला, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? लॉर्ड वेलेस्ली को हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? सिंध का। निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को डलहौजी ने लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना था? सतारा। ब्रिटिशों के द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? कुशासन के आधार पर अवध किया गया था। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना, भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना, भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो सही जवाब है इसका, ये तीनों ही लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के उद्देश्य थे। तो इसके साथ ही आज का सेशन और 2 चैप्टर को विपिन चंद्रा की बुक से हम लोगों ने कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री को। इसके बाद आगे बचे हुए जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा।